हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिराज है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब हम पढ़ेंगे अपने इसी चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट टॉपिक, और वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, एनसीईआरटी ने, क्योंकि हम जानते हैं इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट किया हुआ है। इससे पहले हमने फर्स्ट वाला पोर्शन पढ़ा था जिसमें हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि फ्रेडरिक सूरो साहब ने एक पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, और सेकंड टॉपिक में क्या क्या है। सेकंड टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी के बारे में बताया हुआ है। जैसे हर जगह एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, एरिस्टोक्रेसी कैसी थी, कौन कौन लोग थे, और इसी में एक चीज़ नई उभर कर आती है, वो है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। ये नया नया मिडिल क्लास है, ये उभर कर आया कैसे। दूसरा आता है लिबरल नेशनलिज्म। ये लिबरल नेशनलिज्म मिडिल क्लास के साथ उभर कर आया, या इसका इससे कोई ताल्लुक है या इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये अभी 18th सेंचुरी में ही उभर कर आया है। इसके बाद आया कंजर्वेटिज्म। आप यूँ समझिए, लिबरलिज्म एक एक्शन हुआ तो इसके रिएक्शन में कंजर्वेटिज्म का जन्म हुआ, एक्शन रिएक्शन। अगला आता है रेवोल्यूशनरीज। ये कंजर्वेटिव्स और जब लिबरल नेशनलिस्ट का टकराव हुआ तो फिर रेवोल्यूशनरीज उभर कर आया और उन्होंने अपनी बातों को इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश करी। ये ऊपर की तरफ हम देखेंगे रेवोल्यूशनरीज। फिलहाल अब देखो, यहाँ पर देखते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जब नेशन स्टेट्स नहीं बनी थी तब यूरोप का लैंडस्केप कैसा था। कोई नेशन स्टेट तो थी नहीं, छोटे छोटे डचीज, कैंटन्स और एम्पायर्स में पूरा का पूरा यूरोप बटा हुआ था। बहुत ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स था, और जो किंगडम्स हुआ करते थे, यानी कि जो एक एम्पायर है, जितने भी एम्पायर थे वहाँ पे, वैसे तो दो चार ही हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर और साहब बर्बन डायनेस्टी का ये जो एम्पायर हुआ करते थे, वैसे जितने भी एम्पायर थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। बटे हुए कैसे थे कि उनमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अब देखिए, अलग अलग तरह के लोग कौन हैं। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, इसमें क्या थे, मोनार्कीज थे, और इन सब को एक ही चीज़ जो है वो यूनाइट करती थी, और वो है इनके राजा के लिए लॉयल्टी। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इनको यूनाइट कर सकती थी। हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बात करते हैं कि इसके एल्पाइन रीजन में, एल्पाइन रीजन कौन सा है, एल्पाइन रीजन वो है जहाँ एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं। इटली के ठीक नॉर्थ का रीजन है ये, आप इसको नॉर्थ वेस्ट मान सकते हैं, इटली के नॉर्थ वेस्ट में। इसमें आते हैं टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड, इसमें ये एल्पाइन रीजन आ जाएगा। दूसरा आता है बोहेमिया। बोहेमिया में ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो ज़्यादातर जर्मन बोला करते थे। इटली में जो ज़्यादातर लोग थे, यानी इटली, अभी तो इटली है, पहले जब इटली यूनाइट नहीं हुआ था, बना ही नहीं था, तो छोटे छोटे रीजन्स में बटा हुआ था। उसमें लॉम्बार्डी और वेनेशिया का रीजन में लोग जो है, उसके रीजन में लोग ज़्यादातर बोला करते थे इटालियन। हंगरी भी अलग अलग तरीके के डायलेक्ट्स में बटा हुआ था। अलग अलग तरह के लोग जो है वो मतलब लोग अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स जो है वहाँ पर भी बोला करते थे, अलग अलग तरह की भाषाएं बोला करते थे। अब जैसे आपको एक बात बताएं, हिंदी भाषा है, उसको भी बोलने के अलग अलग तरीके हैं, वो डायलेक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट थे, राजा होता है, राजा के होते हैं सब्जेक्ट, नेशन के होते हैं सिटीजन्स। आज हम नेशनल्स हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, हमारा भारत देश है, उसके हम नागरिक हैं। पहले कोई नागरिक तो थे नहीं, पहले नेशन ही नहीं था, तो नागरिक कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पीजेंट्स थे, पीजेंट्स, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट्स यानी राजा की जो प्रजा होती है, प्रजा को सब्जेक्ट कहा जाएगा। इसमें बोहेमियन, स्लोवाक, स्लोवीन्स, ये सारे के सारे आ जाएंगे, और इनमें सिर्फ एक ही चीज़ इनको यूनाइट करती थी, और वो थी इनके राजा के लिए लॉयल्टी। देख लेते हैं ये रीजन कहाँ कहाँ पड़ते हैं यूरोप में। देखो, पहले तो ये देख लो कि ये साहब आपका रेड वाला पोर्शन, ये आपका सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है। जो ब्लू पोर्शन है वो नदर्न यूरोप है, जो ग्रीन है वो वेस्टर्न है, और जो येलो पोर्शन है वो आपका सदर्न यूरोप का पोर्शन आ जाएगा। अब ये देखिए एल्प्स, ये इटली के नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप देखिए, ये सारा का सारा एल्पाइन रीजन है। एल्पाइन रीजन यानी कि एल्प्स की पहाड़ियों वाला रीजन जो है, ये सारा का सारा एल्पाइन रीजन है। ये देखिए आप, यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में आप देखिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये और ओटोमन एम्पायर, फ्रांस, स्पेन, ये दुनिया ज़माने के आपको अलग अलग किंगडम्स और एम्पायर्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके बीच में फ्रांस के छोटे छोटे हिस्से, इटली के छोटे छोटे हिस्से, जर्मनी के छोटे छोटे हिस्से हैं, पोलैंड, और इनके ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इनके ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, अलग अलग रूलर्स के द्वारा ये रूल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें कौन सा रीजन कौन सा वाला है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। देखो, हंगरी में गलीशिया आ जाएगा, ट्रांसिल्वेनिया आ जाएगा, ये सारे के सारे रीजन जो हमने पहले पढ़े थे, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमें पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे रीजन जो है वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। बीच में ये ओटोमन एम्पायर भी आया, जिससे फिर ग्रीस स्टेट जो है, जो ग्रीक स्टेट्स हैं वो अलग हो जाएंगी बाद में, अभी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप,
पहला टॉपिक इसका पढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये नया मिडिल क्लास जो है ना, ये उभर कर आया है। एरिस्टोक्रेसी तो थी पहले से, एरिस्टोक्रेसी हमेशा से थी, नया मिडिल क्लास ही उभर कर आया। कैसे उभर के आया? मिडिल क्लास जो थे वो लोग थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रभावित हुए थे। प्रभावित कैसे हुए थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में। देखिए ये मैप जो हमने देखा, ये उसी को दिखा रहा है हमें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में। वैसे तो शुरू हुआ था ये 17th सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में, लेकिन यहाँ पर 19th सेंचुरी में ये पूरे अपने चरम पर पहुंचा। इंग्लैंड में पूरी तरीके से ये आप देखिए, ये 1840s में जितना डार्क दिखा रहे हैं ना, ये समझ लीजिए उतना इंटेंस यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जहाँ पर जितना डार्क कलर है, जितना डार्क शेडिंग है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा है, बाकी जगह कम है। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा हुआ और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। पहले इंग्लैंड से शुरू होकर फ्रांस और जर्मनी और दूसरे इलाकों में पहुंचा। रशिया में काफ़ी बाद में आया था, जैसे आपने लास्ट ईयर रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा भी होगा। कई सारे सोशल ग्रुप्स इसमें उभर कर आए। एक तो हुआ वर्किंग क्लास और एक था मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास कौन सा वाला था? वर्किंग क्लास वो था जो लोग वहाँ पर काम करते थे, वर्कर्स, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। इंडस्ट्रीज़ पहले भी हुआ करती थी, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बस फ़र्क ये था कि यहाँ पर अब काम मशीनों के थ्रू होने लगा था, मैकेनाइज्ड वर्क होने लगा था यहाँ पर। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारा काम ज़्यादातर हाथ से हुआ करता था और कोई छोटे मोटे टूल्स बना लिए उनसे हुआ करता था। कोई ऐसा बड़े लेवल पर मैकेनाइज्ड काम नहीं हुआ करता था। और फिर जहाँ पर जो अर्बनाइजेशन भी, वहीं पर जहाँ इंडस्ट्रियलाइज एरिया थे, उन्हीं के आसपास अर्बनाइजेशन भी होने लगा था। तो ये पहला फीचर इस सदी में देखने को मिला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन। पहले ऐसा कुछ नहीं था। इंडस्ट्रीज क्या हुआ करते थे? छोटे छोटे कारखाने होते थे, लोगों के घरों में ही हुआ करते थे। मिडिल क्लास कौन से लोग थे? मिडिल क्लास वो लोग थे जो इन इंडस्ट्रीज़ के, आप यूँ कह सकते हैं, स्टेक होल्डर्स थे, बड़े स्टेक होल्डर्स थे, मालिक थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे। इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब बड़े पैमाने पर इनके प्रोडक्ट्स बिकने लगे, कुछ पैसा भी कमाया इन्होंने, तरक्की हुई, तो फिर इन्होंने पढ़ाई की, इल्म हासिल किया। और नॉलेज इज़ पावर, अंधेरों को दूर कर देती है। और यहाँ पर भी इग्नोरेंस जो थे उसके अंधेरों को उसने दूर किया। तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया। सवाल क्या किया कि साहब ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन्हें किस बात की जो है प्रिविलेजेस मिला करती हैं? हमें तो ऐसी कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलती। और क्योंकि ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन्हें पैदाइशी यही सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी, ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। फिर इन्होंने एक नया आइडिया प्रमोट किया। इन्होंने सोच लिया था कि राजा जब तक रहेगा तब तक तो ऐसा होना नामुमकिन है कि इनसे प्रिविलेजेस ली जा सके। उन्होंने ये कहा कि अब गवर्नमेंट होनी चाहिए कंसेंट के द्वारा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब कोई किंगडम नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए नेशन, राज्य, नेशन होना चाहिए, नेशन स्टेट होनी चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिप्रेजेंटेशन और नेशनल आइडेंटिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि एक संविधान होगा जिससे देश को चलाया जाएगा। कौन चलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और लोग कौन होंगे? उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, वो सिटीज़न होंगे, नेशनल आइडेंटिटी होगी उनकी अपनी एक। ये उनके ख़यालात थे। इसको उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। अब देखो, एक जो रेवोल्यूशनरी आइडिया होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक वायरस की तरह होता है। वायरस कहना ज़रा गैर मुनासिब है, लेकिन ये ऐसी चीज़ होती है जैसे बहुत तेज़ी के साथ में फैलती है, पूरे आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी के साथ में। जंगल में आग जैसे लगा करती है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैला करती है। ये जो आइडिया होता है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है। और आइडिया जो है इनके दिमाग में ये आ चुका था, और वो था नेशनलिज्म का। यहाँ पर इन्होंने जो आइडिया दिया वो था लिबरल नेशनलिज्म। अब एक बात और, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। इनका जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो सिर्फ इनके लिए था। कैसे? देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा, ये जो आइडिया आया है लिबरलिज्म का, इन्होंने वर्ड दिया लिबरलिज्म। ये जो वर्ड आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। इनके प्रिंसिपल्स क्या थे लिबरलिज्म के? सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रीडम, पॉलिटिकल आइडियल्स इनके क्या थे वो पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सबके चाहते थे। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या है? हर एक, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून के सामने सब बराबर हो। एरिस्टोक्रेट हो, नॉन एरिस्टोक्रेट हो, कानून के सामने सब बराबर है। पॉलिटिकल आइडियाज़ पहले भी पढ़ा हमने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने प्रमोट किया था। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट इलेक्शन, मर्जी से। दूसरा, एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करो सबसे पहले।
और क्लैरिकल यानी कि जो क्लर्जी था, क्लर्जी क्लास, ये जो पोप और ये जो रिलीजियस हेड्स हुआ करते थे, इनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस हासिल थी। तो ये जितने भी एरिस्टोक्रेसी हैं, इनकी आप प्रिविलेजेस ख़त्म कीजिए, क्लर्जी की सारी प्रिविलेजेस ख़त्म कीजिए, और ऑटोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा, ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ राजा जालिम होता है और वो किसी से कुछ नहीं पूछता कोई भी फैसला लेने से पहले। वैसे तो राजा के पास या राजा ये मानता है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी से भी कोई फैसला लेने से पहले किसी से कोई सलाह मशवरा ना करूं, लेकिन यहाँ पर तो साहब राजा जालिम होता है और वो बिना पब्लिक का, जनता का भला सोचे हुए, यानी अपनी प्रजा का भला सोचे, वो कोई भी फैसला उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और गवर्नमेंट यानी कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो एक पार्लियामेंट में होंगे। चौथी एक चीज़ इन्होंने इंक्लूड की, देखो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उन्होंने ये देखा था कि भाई शुरू के फेजेस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के जितने भी ये जो क्लर्जी थी और ये जो नोबल्स थे, इन सब की प्रॉपर्टी छीन ली गई थी और 2 बिलियन लिवर्स उस वक्त कलेक्ट किए गए थे। इन्होंने कहा भाई ये हमने कोई ऐसा नहीं हमें विरासत में मिली है, हमने ये कमाई है, अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई है, ऐसा उन्होंने कहा होगा। और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी की ना छीनी जाए। देखो फिर वही बात आ गई, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मतलब की बात तो ज़रूर उसमें शामिल करी, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनका जो लिबरलिज्म है हम उसमें खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसका कहीं पर भी जो है इंक्लूजन उसमें नज़र नहीं आ पा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, इनके जो आइडियल्स थे कि भाई हर किसी को गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो कंसेंट से होनी चाहिए। कंसेंट माने वोट जो होगा वो केवल वही लोग दे पाएंगे जो प्रॉपर्टी वाले हैं। इनका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बिल्कुल मतलब नहीं था, यानी वोट देने से मतलब वही वोट दे पाएगा जो कि प्रॉपर्टी वाला है। दूसरा, इन्होंने विमेन के और नॉन प्रॉपर्टीड मैन के बारे में कोई बात नहीं करी, उस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं। तीसरा, फिर उसके बाद में जिस वजह से फीमेल्स को और जो लोग जो ऑप्रेस्ड क्लास थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्हें अपने लिए आवाज़ स्वयं उठानी पड़ी। उन्होंने समझ लिया था कि ये लोग हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं, जो हम आगे चैप्टर के फेजेस में देखेंगे भी। अब देखो, इन्होंने एक और चीज़ प्रमोट करी, वो था इकोनॉमिक लिबरलिज्म। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो जगह हुआ करती थी वो टैक्स लगाया करती थी, जिससे क्या होता था, गुड्स की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो जाया करती थी। इन्होंने कहा जो इंटर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि गुड्स को ट्रैवल कर, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पर? रेस्ट्रिक्शंस, एक तो रेस्ट्रिक्शन वो होंगी कि भाई गुड ट्रैवल ही नहीं कर सकते ए स्टेट से बी स्टेट में, लेकिन एक दूसरी तरीके की रेस्ट्रिक्शन ये है, ये रुकावटें इस तरह की हैं जैसे कि आप ए स्टेट से अगर बी स्टेट में लेकर जाएंगे तो आपको 5%, 10% उसका जो भी आपकी गुड की कीमत है वो उसको उस स्टेट को देनी पड़ेगी। फिर आप आगे लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देनी पड़ेगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 स्टेट छोड़कर एक गुड जा रहा है तो उसकी कीमत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा, 10 गुना उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जो मिडिल क्लास थे वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हों, वो स्ट्रांगली इसको अपोज कर रहे थे, और ये सारी चीज़ जो फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स थे, इसको बहुत तगड़ा उनका सपोर्ट हासिल था। अब देखो एक बात, यहाँ पर एक काम नेपोलियन ने ये किया था, आपको याद होगा, नेपोलियन ने जाने से पहले एक कहा जाता है कि बहुत बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो बहुत सारे काम किए थे नेपोलियन ने अपने जाने से पहले, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया था उसने, और वो क्या किया था, उसने एक कॉन्फेडरेशन बना दी थी 39 जर्मन स्टेट्स की। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, कोई इकोनॉमिक यूनिट्स नहीं थी। इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की थी 1815 में, नेपोलियन की हार के बाद में, जब ये प्रशा और ये और दूसरे जो कंट्री, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जब एक रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब एक साथ जब मिले थे, तो इन्होंने नेपोलियन के एम्पायर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हिसाब से इन्होंने उनको आपस में बांट लिया था। लेकिन ये जो 39 स्टेट्स नेपोलियन ने बनाई थी, एक उसने कन्फेडरेशन बना दी थी 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स की, उन्होंने इसको छुआ नहीं, उन्होंने उसको ऐसे ही रहने दिया। उन जर्मन स्टेट्स में अलग अलग रूलर्स के रूल थे, अलग अलग जो बादशाह थे उनके रूल्स थे। कुछ जैसे मान लीजिए 39 जर्मन, उसने जो नेपोलियन ने जो एक साथ उनको बनाया था, कन्फेडरेशन बनाया था उसका, वो बनाया था जर्मन स्पीकिंग की वजह से। लेकिन वही 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में कोई एरिया जो है वो किसी एक राजा के अंडर में है, कोई एरिया किसी दूसरे राजा के अंडर में है, कोई एरिया किसी तीसरे राजा के अंडर में है। अब हर राजा का अपना रूल है। यहाँ पर क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स जाया करते थे तो उन पर हर राजा उस पर ड्यूटी लगाता था। ड्यूटी यानी कि टैक्स।
जिससे गुड्स महंगे हो जाया करते थे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपनी इकोनॉमिक यूनिट, जिसको कहा गया ज़ोल्वरिन। 1834 में इन्होंने बनाई, 34 में, जिसकी शुरुआत करी, जिसको लीड किया प्रशिया ने। उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले तो ये है कि आपस में हम जो भी ट्रेड करेंगे, जैसे आज भी एक इकोनॉमिक यूनिट है यूरोपियन यूनियन, वैसे तो और भी बहुत सारी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, सबसे ज़्यादा यूँ कहिए कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट यूनिट है यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनिट है। यहाँ पर उन्होंने अपनी करेंसी भी जो है वो एक ईजाद कर ली है, यूरो। फ़िलहाल अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अपना प्रशा के बारे में। 1834 में उसके इनिशिएशन पर क्या हुआ, ज़ोल्वरिन फॉर्म हुई। इट वॉज एन इकोनॉमिक यूनिट। उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? जितने भी जर्मन स्टेट्स के बीच में वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी जर्मन स्टेट किस राजा के द्वारा रूल की जा रही है, ये किस राज्य के अंडर में आती है, उन्होंने सारे टैरिफ्स अबॉलिश कर दिए। जिससे क्या हुआ कि एक जर्मन स्टेट से दूसरी जर्मन स्टेट्स में गुड्स का जाना आसान हो गया। आसान तो पहले भी था, जाने से क्या मतलब है, जाने की, अब देखो उस पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो सस्ता रहेगा। अगर टैक्स लग जाएगा तो वो तो गुड की कीमत में ऐड हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग महंगी चीज़ लोग कम खरीदते हैं, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि उन्होंने क्या किया साहब, सारे जितने भी टैरिफ थे जर्मन स्टेट्स में वो सारे हटा दिए। अलग अलग तरह की करेंसी इस्तेमाल, अब 30 से ज़्यादा जो है उनकी जो है वो करेंसीज थी, उनको घटाकर केवल 2 करेंसी रह गई, 2 मेजर करेंसी, केवल इन्हीं का इस्तेमाल होगा। आप समझिए कितना ज़्यादा आसान हो गया होगा उनके लिए ट्रेड करना। तीसरी एक चीज़ और हुई, वो ये कि जितनी भी जर्मन स्टेट्स थी, ज़ोल्वरिन वाली स्टेट्स, इनमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ये काम करता है, ये होता है किसी भी, जैसे किसी इंसान के अंदर उसके शरीर में नसें होती हैं ना, जैसे ब्लड होता है, ब्लड लाइन, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। इनके यहाँ रेलवेज जो हैं वो जब उसका नेटवर्क फैलने लगा तो एक जगह दूसरी जगह से कनेक्ट होने लगी, लोगों का आना जाना। पहले तो सामान के लिए, जो गुड्स होते थे उनके लिए रेलवे को बनाया गया था। शुरुआत में जो रेलवे का जो इन्वेंशन हुआ था उसका मेन पर्पस था गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। फिर उसके बाद में जो है वो लोग भी उससे आने जाने लगे। इससे क्या हुआ, रेलवे से लोगों का आना जाना बढ़ा तो एक जगह से दूसरी जगह लोग आने लगे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हुआ ही हुआ, आइडियाज़ के इंटीग्रेशन भी होने लगे। लोगों के मन में ये ख्याल आने लगा कि भाई ये अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किया जा रहा है, क्यों ना हम अपनी एक यूनिट बना लें, सारे जर्मन एक साथ जर्मन स्पीकिंग एक स्टेट हम बना लें और एक राजा के अंडर में हो जाए। ये था इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और अब ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म को जन्म देने लगा। इससे क्या हुआ, लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के जज्बात जो है वो, अब देखो इकोनॉमिक फ़ायदा होता है तो उन्हें लगता है कि भाई बिना वजह में हम एक अलग राजा के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, वो अलग, हालांकि भाषा हम सब एक ही बोलते हैं और हमने आपस में ही ये दीवारें खड़ी कर रखी हैं, इनको हटाना चाहिए और हमें ये चाहिए कि हम किसी एक राजा के अंदर पूरी की पूरी जर्मन यूनिफिकेशन जो है वो एक राजा के अंडर में हो जाए। उससे हमारे इकोनॉमिक दोनों तरीके के फ़ायदे हैं भाई, जितना भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो एक साथ हो जाएंगे, एक मुश्त हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, मजबूत रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिकली भी मजबूत रहेंगे। अब इससे बात आगे बढ़ती है, लोगों के सेंटिमेंट जो है वो बढ़ने लगे इस तरफ को लेकर कि यूनिफिकेशन को लेकर। पहले थी ज़ोल्वरिन, ये जितना भी एरिया है ना अलग अलग कलर्स के द्वारा दिखाया गया है। आप ये देखिए कि ये ऐसा, ये ऑरेंज जैसा लग रहा है, ये येलो जैसा लग रहा है, ये पिंक या पर्पल कह सकते हैं, ये भी थोड़ा डार्क कलर में है, ऑरेंज जैसा लग रहा है, ग्रीन है, पर्पल है, ये अलग अलग रंग के, ये अलग अलग स्टेट्स थी। ये दिखाया जा रहा है कि अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किए जाने वाली उनकी टेरिटरीज थी। ये रंग जो है इस चीज़ को दर्शा रहे हैं, लेकिन इन सब को एक इकोनॉमिक यूनिट में बांध लिया गया था और उसको कहा गया था ज़ोल्वरिन। धीरे धीरे और ज़्यादा इकोनॉमिक यूनिट्स एक साथ मिलती जा रही थी, इसमें जो भी जर्मन स्पीकिंग थी वो इसमें ज्वाइन होती चली जा रही थी। उससे एक फ़ायदा ये भी था, दोनों का फ़ायदा था। फ़ायदा एक ये भी था, जब टैरिफ नहीं होंगे, गुड्स का आदान प्रदान ज़्यादा अच्छे से होगा, यानी कि ट्रेड अच्छा होगा। ट्रेड अच्छा होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, दोनों का फ़ायदा था उसमें। अब तीसरी चीज़, लेकिन जब इस तरह की आवाज़ें उठने लगी तो उसको दबाने के लिए, या यूँ कहिए उसके काउंटर में भी आवाज़ें उठने लगी, और वो थी कंजर्वेटिज्म की। 1815 यानी नेपोलियन के बाद से ये चीज़ भी उठने लगी थी। ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी, जिस तरह से वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट साथ में चल रहा था, उसी का काउंटर ये कंजर्वेटिज्म ये भी साथ में चल रहा था, पैरेलल चल रही थी ये सारी की सारी चीज़ें। जैसे जैसे लिबरलिज्म का जन्म हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लिबरल नेशनलिज्म आया, उसी के साथ साथ कंजर्वेटिज्म भी उसके काउंटर में आता चला गया। कैसे? देखो, अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा,
अब हम पढ़ते हैं ये स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिस्ट वो होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी नया रेवोल्यूशन आए, कोई भी नई चीज़ आए। दे वांटेड टू मेंटेन स्टेटस क्वो, जैसा है वो वैसा ही रहे, पुरानी चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, उनके हिसाब से ये सब हुआ करता था। अब देखो यहाँ पर नेपोलियन की हार के बाद में हुआ क्या था, जितनी भी गवर्नमेंट्स थी नेपोलियन को हराने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि ये क्रांति और सर उठाए, इसको कुचल दो। उन्होंने लोगों के मन में ये ख्याल पैदा करने शुरू किए कि पुरानी चीज़ें ही बेहतर हैं, अगर हम नई चीज़ कोई लेकर आते हैं तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, खून खराबा होता है। पुरानी चीज़ें जो भी हैं, पुराने जो ख्यालात हैं या पुराने जो भी रीति रिवाज हैं, जो पुराना सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसको रिस्टोर करना ज़रूरी है। इन्होंने मोनार्की को रिस्टोर करना शुरू किया, चर्च यानी कि जो क्लर्जी की पहले जो भी इनके पास में प्रिविलेजेस थी वो सारी इन्होंने रिस्टोर करी। सोशल हायरार्की, फिर जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्लासेस थे, क्लर्जी हो गया, फिर नोबल्स हो गए, और फिर थर्ड एस्टेट्स, हर जगह ऐसे थोड़ा बहुत था, सिर्फ नाम का डिफरेंस था। ये सोशल हायरार्की, अमीर फिर मिडिल क्लास फिर गरीब, इस तरह से होने लगे। प्रॉपर्टी एंड फैमिली, ये सारा कुछ इनके आइडियाज़ जो थे वो ये थे कि पुराना सब कुछ जो था उसको हम वापस लेकर आएंगे। जो रेवोल्यूशन ने ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है, इससे हमें बचना है, और लोगों के अंदर जो ये चीज़ भावना पैदा हो गई है, इसको पहले तो निकालना है। जिन लोगों में नहीं हुई है उनको इससे बचाए रखना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेकिन एक बात ये सोची कि देखो मॉडर्नाइजेशन, वक्त के साथ हमें बदलना तो होगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई नेपोलियन ने जो अच्छे चेंजेस किए हैं, हम उसको नहीं बदलेंगे, लेकिन बाकी के जितने नेपोलियन ने हमारे नुकसान के चेंजेस किए हैं, हम सारे उनको बदल देंगे और लोगों के मन में ये बैठा देंगे कि पुराना तरीका, जो भी पुराना सिस्टम था वही ज़्यादा बेहतर है, ट्रेडिशनल मेथड्स वही ज़्यादा बेहतर हैं। उन्होंने ये देखा, कुछ चीज़ों में तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन अपना ली, जिसमें उन्हें लगा कि उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे एरिस्टोक्रेसी ख़त्म होने लगी थी, काफ़ी हद तक कम हो गई थी, तो उन्हें लगा ये ज़्यादा बेहतर है, एरिस्टोक्रेट्स की वजह से हमारी पावर भी कम होती है। राजा ने ये सोचा एरिस्टोक्रेट्स को हटाओ, लेकिन हाँ अब एक काम ये करो, और बाकी की जो चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस की हैं नेपोलियन ने, जैसे साहब उसने मेजरमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, वो सारी चीज़ें इन्होंने रीइंस्टेटेड रहने दी। कांग्रेस ऑफ वियना जो हुई थी नेपोलियन के बाद में, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी, उसके बाद में इनका काम ये था, जितने भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं जो हमारे कंजर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ हैं, उन सब को अंडू कर दिया जाए, उन सबको हटा दिया जाए। जिसके नतीजे में क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी जो थी फ्रांस में नेपोलियन से पहले, जो लुई 16 साहब थे वो बर्बन डायनेस्टी की थे, उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया। फ्रांस के आसपास छोटी छोटी स्टेट्स बना दी गई, बफर स्टेट्स। जो बफर स्टेट वो होती है जो दो बड़े मुल्कों के बीच में एक छोटा सा कंट्री होता है। यूँ माना जाता है कि ये दो ये जो छोटे मुल्क हैं, ये दो बड़े बड़े कंट्रीज़ को लड़ने से रोकते हैं, माना जाता है ऐसा। बफर स्टेट इसलिए कहते हैं उसको। तीसरा, इसमें एक चीज़ ये हुई, नीदरलैंड एक नया कंट्री बनाया गया जिसमें बेल्जियम भी शामिल हुआ। हालांकि बेल्जियम कुछ वक्त बाद में उससे अलग हो जाएगा। जिनेवा जो है वो ऐड कर दिया गया। पाइडमोंट में इटली का पार्ट है। प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इनको भी बहुत सारी टेरिटरीज गेन हुई। देखो कौन कौन सी टेरिटरीज इन्होंने गेन करी, ये है जो लेफ्ट वाला आप देखेंगे, ये मैप है आपका नेपोलियन से पहले का। नेपोलियन ने ये सारा एरिया कंट्रोल में किया हुआ था साहब, जितना ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ये सारा नेपोलियन के इन्फ्लुएंस में था। नेपोलियन के जाने के बाद में उन्होंने सारा उससे वापस लिया। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन, ये थी वो कन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाई थी 39 जर्मन स्टेट्स की। इन्होंने इसको नहीं छुआ, दे लेफ्ट इट अनटच्ड और आगे बढ़ गए। बाकी सारी इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी टेरिटरीज इन्होंने बांट ली नेपोलियन के हिस्से की। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था पाइडमोंट और जिनेवा, ये आप देखिए ये लेफ्ट मैप है, वो वाला जो ऐड नहीं हुआ है अभी पाइडमोंट जिनेवा में, लेकिन यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। लोम्बार्डी वेनेशिया के साथ ही वो ऐड हो चुका है। वेनेशिया लोम्बार्डी एक हो गया है और उसके साथ साथ और भी चेंजेस जो है इस मैप में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली चीज़, ये एक कैरिकेचर है, पिक्चर स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिक्चर क्या दर्शा रही है, ये प्लेग ऑन द लेफ्ट, प्लेग या ये बड़ा सा एक पत्थर लगा हुआ होता है ना, किसी भी घर पे आप जाएं तो ये बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है, उस पर कोई बड़ी क्लासिक बात लिखी हुई होती है, स्टेटमेंट लिखी हुई होती है। ये भी कुछ ऐसा ही दर्शा रहा है। यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने कि ये एक प्लेग लिखा हुआ है और ये सारे जो बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए थिंकर्स, बड़े बड़े थिंकर्स कौन होते हैं, जो आइडियाज़ लाते हैं, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, और आइडियाज़ जो वो देखते हैं कि समाज में बुराइयाँ फैल रही हैं, उसका काउंटर वो लिखते हैं और लोगों तक अपनी बात फैलाते हैं। ये सारे के सारे वो हैं। लेकिन अब कंजर्वेटिज्म आ चुका था
तो इन लोगों को बुलाया गया, बड़ी इज्जत से बैठाया गया। ये एक सार्कास्टिक पिक्चर है, अगर देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि सबसे पहले वाले में फ्रेडरिक शूरो साहब ने सिर्फ दिखाने की कोशिश की थी, ऐसे ही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर? द प्लेग ऑन द लेफ्ट बेयर्स द इंस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। कंजर्वेटिव्स का ये मानना था कि सोचना ही बंद करो। सबसे ज़्यादा खतरनाक है सोचना। जो इंसान सोचने वाला हो जाता है ना, सोचने लगता है, वो सबसे खतरनाक हो जाता है। सोचना बंद कर दो। अगर आपके मन में कोई विचार आए भी तो उसको रोक दो। देखिए, इसमें लिखा हुआ है साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी। यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर भी काबिल लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, मगर इनका सबसे कमांडमेंट, सबसे बेहतर, सबसे पहला इनका जो रूल है आपस में, वो ये है कि ये लोग खामोश रहते हैं, ये कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये जो कहेंगे आम जनता के पास जैसे ही वो विचार पहुंचेंगे वो क्रांति कर देंगे, और फिर राजा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपनी बात मनवाना लोगों से। और लेकिन इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, उन्होंने कहा है टू अवॉइड दिस द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच। क्या बात कही है, बड़ी खूबसूरत भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है कि कभी कोई ऐसा मौका आया कि कोई बेचारा फिलोसोफर, उसके मन में आइडिया आ रहा है, बड़ी देर से रोकने की कोशिश कर रहा है, बस आइडिया, बस वो बड़ी देर से अपने अंदर ही समाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा, एकदम उसके मुंह से निकल ही गया आइडिया, बड़ी देर से रोक रहा था और आइडिया साहब निकल ही गया। तो उसके ऊपर ये आप देखिए मास्क जैसा इन्होंने कुछ लगा रखा है। इन्होंने ये देखिए, ये चेहरे पे इन्होंने कुछ पहना हुआ है। ये क्या है? इसको कहा गया है मजल। मजल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं एंटर होते ही कि आप ये पहन लीजिए। वैसे तो आपको खुद सारी ये बातें माननी है जो इस पे लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर मान लीजिए आप भूल गए और साहब आप इस बात को मान नहीं पाए, तो आप बोल नहीं पाएंगे। सबसे पहला क्या है, उन्हें बोलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे अगर कोशिश करते 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 उनके मुंह से कोई बात निकल ही गई ऐसी जो रेवोल्यूशन को जन्म दे दे, तो ये मजल उसको रोक लेगा। 1820 में ये कार्टून बनाया गया था। इस तरीके से अगर पिक्चर एग्जाम में आती है तो ये सब लिख देंगे आप, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो कंजर्वेटिज्म के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ऑटोक्रेटिक रूल एंड ऑपोजिशन, ऑटोक्रेटिक और एंड इंटॉलरेंट डिसेंट, उसके फीचर्स क्या थे? कंजर्वेटिज्म में जो राजा हुआ करते थे, या जो जितने दौर तक भी वो चला, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया था कंजर्वेटिज्म, क्योंकि एक बार जब लोगों ने क्रांति का मज़ा चख लिया, लिबर्टी का मज़ा चख लिया, फिर वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब तो फिर वो वापस लाना चाहेंगे जो वो देख चुके हैं। जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स थी उनका नेचर क्या था, यानी जो राजा थे वो किस तरीके से रूल करते थे? सबसे पहले बात तो ऑटोक्रेटिक एंड इंटॉलरेंट ऑफ डिसेंट। डिसेंट कहते हैं किसी बात के लिए रजामंदी ना होना। राजा ने कोई बात, आप साहब एक आदेश पारित कर दिया, लोग उससे खुश नहीं है, अगर आप खुश नहीं, आपको खुश होना ही पड़ेगा। आपकी अपनी मर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ है तो आप ये घोषित कर दिया जाएगा कि आप राजा के खिलाफ हैं, आप विद्रोह कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक एंड इंटॉलरेंट ऑफ डिसेंट, ये उस वक्त के जो राज्य थे उनकी नेचर था, ज़्यादातर उनके फीचर्स थे। दूसरा, उन्होंने ये एक खतरनाक काम और किया था कि उस वक्त का जो भी मीडिया रहा होगा, जो भी जरिए रहे होंगे जहाँ तक खबरें लोगों तक पहुँचे, उसको उन्होंने सेंसर करना शुरू कर दिया सरकार ने, जिससे कि अगर कोई बात लोगों तक पहुँच रही हो सरकार के खिलाफ तो उसको तुरंत रोक दिया जाए। सेंसर करने का मतलब ये है कि कोई भी बात अगर न्यूज़पेपर में, उस वक्त के जो भी रहे होंगे न्यूज़पेपर या जैसे भी खबरें पहुँचाने के तरीके रहे होंगे, उसमें उन्होंने सेंसर लगा दिया। किसने? सरकार यानी कि राजा ने सेंसर लगा दिया, उस पर रोक लगा दी कि भाई वो राजा की मर्जी के बिना कोई भी खबर नहीं छपने देंगे। अगली चीज़ आती है, उसी के साथ साथ क्या हुआ, अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इन्होंने इसको सख्ती से क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे इस तरीके से तो उनको ये लगता था कि हमारा दम घुट जाएगा और हम कोई बात कह ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से तो सारी पावर राजा के हाथ में हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, राजा जो मर्जी चाहे जब चाहे करेगा, लोगों के पास कोई शक्ति ही नहीं बचेगी, जैसे पहले मेडिवल टाइम्स में हुआ करता था ज़्यादातर। इन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, जो ऑटोक्रेटिक रूल है ये ख़त्म होना चाहिए, और जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे उन्होंने उनको दोबारा ज़िंदा करना शुरू किया। अब यूरोप का इस पर क्या असर हुआ? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यूरोप के पूरे यूरोप में हर जगह पर थोड़े थोड़े ये आइडियाज़ पहुँच ही रहे थे।
इनका पर्पस ये था कंजर्वेटिव कंसोलिडेशन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग मोनार्कीज एंड कर्टेलिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज। इनका पर्पस, जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, इनका पर्पस ये था साहब कि हमें काम करना है कि जितनी भी मोनार्कीज थे, ये जो पुराना सिस्टम लेकर हमें आना है, इसको स्ट्रेंथ करना है, और ये जो क्रांति वाले आइडियाज़ हैं ये हमारे लिए ख़राब हैं, हमारे लिए ख़तरनाक हैं, नुकसान वाले हैं, हमें इनको रोकना है। दूसरा, इसके नतीजे में इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुए, इसने पूरे के पूरे यूरोप की जो पॉलिटिक्स है उसको शेप किया, जिसको हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे भी कि कितनी भी क्रांतियां हुई, रेवोल्यूशंस हुए, नए नए देश जो है वो उभर कर आए, नए नए देश वजूद में आए। देखिए, अब अगला आता है रेवोल्यूशनरीज। लिबरल नेशनलिस्ट उन्होंने अपनी बात कही, कंजर्वेटिव्स उन्होंने अपनी बात कही। इन दोनों की बात एक दूसरे के एंटी थी। कंजर्वेटिव्स उस वक्त थोड़ा सा पावरफुल थे, उन्होंने लिबरल्स को दबाने की कोशिश की। जब लिबरल्स को लगा उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उनमें पैदा हुए रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे और किस तरह से ये उभर कर आए। एक रेवोल्यूशनरी जो थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और उनका नाम था जूसेपे मैज़िनी। जब राजा ने दबाव डालना शुरू किया इनके ऊपर कि साहब आपको कुछ सोचना ही नहीं, आप किसी की सोच को कैसे रोक सकते हैं, रोक ही नहीं सकते। एक आइडिया है ये, आप नदी है टेंजिबल, आपको दिख रही है, आप रोक सकते हैं कुछ हद तक आप रोक सकते हैं। चलती हवा को नहीं रोक सकते, कुछ हद तक आप ठीक है कोशिश कर सकते हैं उसको, उसका डायरेक्शन चेंज करने की, आप आर्जी तौर पे। लेकिन आइडिया है, किसी को नहीं पता ना क्या आइडिया आ रहा है, आइडिया को आप नहीं रोक सकते। लोगों के दिमाग में आ रहे थे आइडियाज़, और लिबरल नेशनलिज्म के आइडियाज़, लिबर्टी के आइडियाज़ आ रहे थे उनके पास, लोगों के दिमाग में आ रहे थे आइडियाज़, नेशनलिज्म के आइडियाज़ आ रहे थे, लिबर्टी के आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश करनी शुरू की। क्योंकि जो वैसे सोसाइटीज़ उन्होंने ओपनली इस्टेब्लिश की थी, वो तो राजा ने उनके ऊपर सेंसरशिप लगानी शुरू कर दी, उनको इलीगल घोषित कर दिया, उनको विद्रोही घोषित कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये सोचा कि भाई हमें अपना काम तो करना है, उसको रोका नहीं जा सकता। ये तो एक क्रांति, ये तो एक रोशनी है, रोशनी को अंधेरे से नहीं दबाया जा सकता। एक रोशनी की एक छोटी सी किरण काफ़ी होती है एक घने और गुप्त अंधेरे को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर ये क्रांति ऐसे ही थी। सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की गई, जिससे कि जो सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, सिमिलर थिंकिंग वाले लोग हैं, उनको ट्रेन किया जा सके, अपने आइडियाज़ को फैलाया जा सके और उनको तैयार किया जा सके कन्फ्रंटेशन के लिए। जो कंजर्वेटिस्ट्स हैं इनके खिलाफ तैयार किया जा सके, क्योंकि कोई भी पावरफुल इंसान अपनी पावर यूं ही नहीं छोड़ता है, उसके लिए उससे पावर छीननी पड़ती है। यहाँ पर भी इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, इन्होंने यही काम शुरू किया। पहले ये ओपन में थे, लेकिन जब राजा ने इन पर दबाव डाला तो ये अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने साहब घर के नीचे कोई एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसके बाद में अंडरग्राउंड, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये अंडरग्राउंड का मतलब ये है कि ओपनली कुछ नहीं है, आपस में मिल रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि हम तो, जैसे मान लीजिए किसी एक जगह उन्होंने मीटिंग की, अपनी जगह मुकर्रर कर ली, उन्होंने कर लिया कि भाई ये हमारी मीटिंग की जगह है, और कह रही है भाई हम तो यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ आए हैं, हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं हम तो राजा के फेवर में हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने अपने आइडियाज़ जो है फैलाने शुरू किए और स्ट्रेटजीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की कि किस तरीके से हम इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन है वो लेंगे। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल रहे उनका नाम था साहब जूसेपे मैज़िनी। मैज़िनी साहब कौन थे? मैज़िनी साहब बॉर्न हुए थे, इनका जन्म हुआ था 1805 में जेनुआ में। कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ थीं, जैसे कि साहब क्लब्स थे, जेकोबिन क्लब थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आपने पढ़े होंगे। इसी तरह यहाँ पर सोसाइटीज़ थी, उनके नाम थे सीक्रेट सोसाइटीज़। कार्बोनारी, उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कार्बोनारी, जिसके ये मेंबर थे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने एक जगह है लिगुरिया, यहाँ से इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने जूसेपे मैज़िनी साहब ने कि वो एक क्रांति लेकर आए, लेकिन हुआ क्या, वो रेवोल्यूशन फेल हो गया। 1831 में इनको वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। देश एग्जाइल का मतलब होता है उस जगह से निकाल दिया गया। इनके बारे में तो ये भी कहा था ड्यूक मेटरनिक ने कि ये सबसे ख़तरनाक इंसान है कंजर्वेटिव ऑर्डर के। भाई कंजर्वेटिव ऑर्डर के ख़तरनाक इंसान तो होंगे ही, क्योंकि वो ऑपोजिट बात कर रहे हैं उससे, वो लोगों के हक़ की बात कर रहे हैं, आप लोगों के हक़ को दबाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने फ़िलहाल कई सारी सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की। एक यंग इटली नाम की एक और सोसाइटी इस्टेब्लिश की। देखिए कार्बोनारी के खुद ये मेंबर थे। एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली इन्होंने इस्टेब्लिश की मार्सेल में, मार्सेल फ्रांस की एक जगह है। और यंग यूरोप नाम की एक सोसाइटी इन्होंने इस्टेब्लिश की बर्ने में। मैज़िनी साहब का ये मानना था दैट इट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन। मैज़िनी साहब का ये मानना था जो नेशन स्टेट है ये है नेचुरल यूनिट,
कोई एम्पायर नहीं है, कोई किंगडम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेशन स्टेट है जहाँ पर नेशनल्स होंगे, प्रजा नहीं होगी। देखिए, ये जो भाई साहब थे हमारे ज्यूसेppe मैज़िनी, इनका जन्म हुआ था जिनेवा में। ये इटली का नक्शा है और जिनेवा आप देखिए कहाँ पर है। ये जो ब्लू में आप देखेंगे, जो ऑरेंज है ये सारा, यहाँ इसके ब्लू में ये आप देखिए, यहाँ आपको नज़र आएगा जिनेवा। दिस इज़ यहाँ पर ये देखिए, ये जिनेवा है जो ब्लू में है। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने लिगुरिया में, इसके आसपास जहाँ पर ये रह रहे हैं उसी के आसपास इन्होंने क्रांति की कोशिश की। लिगुरिया ये रीजन है, इसके आसपास ये जो ब्लू हमारा जो है, इसके आसपास का ये रीजन है लिगुरिया। इन्होंने यहाँ पर क्रांति की कोशिश करी लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। फिर ये चले गए मार्सेल और फिर यहाँ से गए बर्ने, स्विट्ज़रलैंड में है ये, मार्सेल फ्रांस में है, और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करी। देखिए साहब, लिगुरिया में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था कार्बोनारी, आप ऐसा मान सकते हैं। मार्सेल में इन्होंने एक और सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी, जैसे कि जिसका नाम था यंग इटली, और यंग यूरोप नाम की इन्होंने सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी बर्ने में। अब इसका नतीजा क्या निकल कर आया? इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेंशन। देखिए, ये आइडिया मैंने आपको बताया था बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत तेज़ी के साथ में फैलता है ये आइडिया। रेवोल्यूशन वाला आइडिया, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे इटली में और कई जगह पर हो रहे थे, वैसे ही ऐसे इवेंट्स और जगह भी हो रहे थे। और ये आइडियाज़ पहले जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में भी ये सारे आइडियाज़ फैले, और यहाँ पर अलग अलग जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी। इन्होंने अपने लेवल पर इस चीज़ को, रेवोल्यूशन को, क्रांति को, किस चीज़ को कि भाई हमें लिबर्टी लेकर आनी है, हमें यूनिफिकेशन करना है, इस चीज़ को इन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ड्यूक मेटरनिक जो हैं वो चांसलर थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के चांसलर थे, और इन्होंने इस बात को बताया था कि सबसे ख़तरनाक इंसान जो है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए है, उनका नाम है ज्यूसेppe मैज़िनी। इनका ये मानना था, क्योंकि मैज़िनी साहब जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों के शख्स थे, और उनको रोक पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। किसी इंसान को आप रोक सकते हैं, जेल में बंद कर देंगे, लेकिन उसके आइडियाज़ को आप नहीं रोक सकते। नतीजे में ये हुआ कि मैज़िनी और मैज़िनी जैसे लोगों से जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उनके मन में खौफ आने लगा था, और उनसे काफ़ी हद तक वो डरने लगे थे। मैज़िनी को तो इन्होंने रोक दिया था, लेकिन यूनिफिकेशन को नहीं रोक पाए, उनके आइडियाज़ को फैलने से नहीं रोक पाए, और पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो एक लहर सी दौड़ गई थी वो आगे बढ़कर रही। फ़िलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ गुड डे।